Hello everyone, and I welcome you all in my channel Universe Both Astro। तो कैसा है मेरा YouTube परिवार? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ बहुत खुश होंगे और बिंदास अपने जीवन जी रहे होंगे। मैंने पिछले 2 वीडियोस में चंद्रमा और सूर्य के बारे में बात की थी कि चंद्रमा और सूर्य आपके कुंडली के हर एक भाव में बैठ करके क्या बताना चाहते हैं, और चंद्रमा और सूर्य से आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपने कर्म के बारे में क्या कुछ समझ सकते हैं। आज का टॉपिक चंद्रमा से जुड़ा है, इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो जो कि चंद्रमा के ऊपर था, अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा कर के वो वाला वीडियो देखें, तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। वैसे तो आज मैं वीडियो डालने वाली थी वीनस के ऊपर कि वीनस आपकी कुंडली के हर एक हाउस में बैठ कर के क्या बताना चाहता है, लेकिन अब ये वीडियो आएगा फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं स्पर्श नाम से, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया था कि मैम क्यों ना आप महादशा के ऊपर कोई वीडियो डालो। तो प्रस्तुत हूँ मैं महादशा के ऊपर वीडियो लेकर के। आज का एक गज़ब का संजोग है जो मैं अपने YouTube फैमिली से शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन है सोमवार और 1-2 दिन में ही देव दिवाली आने वाली है, यानी कि पूर्णिमा, और मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो भी चंद्रमा से ही जुड़ा था, और आज का जो वीडियो है महादशा सीरीज़ में भी पहला वीडियो चंद्रमा से ही जुड़ा है। तो ये 2 कोइंसिडेंस मुझे फील हुआ, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू। नाउ चंद्रमा महादशा के ऊपर बात करने से पहले मुझे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में भी बात करना था। मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे वीडियोस और मेरे शॉर्ट्स को बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन उतने लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपका मेरा जो वीडियो है वो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और उसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे जो मर्ज़ी उसका प्रोफेशन हो, जब तक उस यूट्यूबर को ये समझ में नहीं आएगा कि उसका वीडियो व्यूवर्स को कैसा लग रहा है, वो मोटिवेट नहीं होगा आगे और वीडियोस डालने के लिए। तो मेरे साथ भी यही स्थिति है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जिन भी लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन दैट एरिया, राइट। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखते हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोज़ डालती रहूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए। मून महादशा। पहले हम महादशा के बारे में बात करेंगे, तभी हमें मून की महादशा के बारे में समझ में आएगा। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में घुसते हैं ना, हम सबसे पहले विंशोत्तरी दशा को जानते हैं। विंशोत्तरी जो दशा है वो 120 साल का टोटल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग प्लैनेट्स के हम महादशा के बारे में जानते हैं, और ये अलग अलग प्लैनेट्स के महादशा जो होती हैं वो हमारी लाइफ का अलग अलग एस्पेक्ट हमें दिखाती हैं, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मून महादशा के बारे में बात करने वाले हैं। मून किन चीज़ों का कारक है? मून से हम अपने मन के बारे में जानते हैं, अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं, अपनी माता के बारे में जानते हैं। हमारे मन की शांति है मून, ठीक है। तो मून ये सारी चीज़ों का कारक होता है। हमारी माता का कारक होता है, हमारी माइंड का कारक होता है, हमारी इमोशंस का कारक होता है, हमारी मेंटल पीस का भी कारक होता है मून, ठीक है। तो मून
आपको पता है कि आप मून को देख करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी मून का स्ट्रेंथ कितना है आपकी कुंडली में। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को देख करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपका मून का स्ट्रेंथ कितना है। अब जिन लोगों को भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के लिए। ठीक है, शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष में जो मून है वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ठीक है, और पूर्णिमा वाले दिन जो कि 15th डे होता है उसमें मून एक फुल मून हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा चंद्रमा हमें दिखता है पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि मून अपने फेजेस चेंज करता है और उसमें वो घटते घटते अमावस्या वाले दिन 15th डे अमावस्या वाले दिन वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, मतलब काली अंधेरी रात होती है अमावस्या वाले दिन। तो ये थे हमारे दो फेजेस जिनको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है वो बढ़ते बढ़ते फुल मून में तब्दील हो जाता है और कृष्ण पक्ष में मून घटते घटते फिर अमावस्या वाले दिन एकदम काली रात दिखती है हमें। ठीक है, तो ये था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया या कोई भी अगर डाउट हो तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। तो जिन भी लोगों का जन्म शुक्ल पक्ष से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक हुआ है उनका जो मून है वो अच्छा होता है। ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा माना जाता है। बाकी अगर आपका मून कृष्ण पक्ष में है जब भी आप पैदा हुए थे तब, तो इसका मतलब है कि आपका मून उतना अच्छा नहीं था। एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ। जिन लोगों का जन्म शुक्ल पक्ष से लेकर के पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष में हुआ रहता है उनका जो मून है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, और जिन लोगों का जन्म कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि के बाद हुआ होता है उनका मून उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं माना जाता है। नाउ आप अपना कुंडली देख करके जब भी आप पैदा हुए थे उस टाइम का तिथि देख करके ये पता लगा सकते हो कि आपका मून का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा था जब आप पैदा हुए थे। तो ठीक है, आपकी कुंडली में आपका मून का स्ट्रेंथ कैसा है वो आप पता लगा सकते हो आपके बॉर्न डे को देख करके, तिथि को देख करके। ठीक है, कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, और अगर कृष्ण पक्ष है तो पंचमी तिथि के बाद है या पहले है। तो ये सब देख करके आप अब पता लगा लेना कि आपका मून का स्ट्रेंथ कैसा है कुंडली में। तो ये था वैक्सिंग मून और वेनिंग मून का कॉन्सेप्ट। शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग मून बोलते हैं और कृष्ण पक्ष को वेनिंग मून बोलते हैं। अब यहाँ से जो मैं बताने वाली हूँ वो एक जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, मून महादशा को लेकर के, क्योंकि मून कैसा है और वो कैसा रिजल्ट देगा वो डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में कौन से हाउसेज में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से पद में बैठा है। ये सारी चीज़ें देख करके ही हम ओवरऑल प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मैं अभी कर रही हूँ वो एक जनरल रीडिंग है कि अगर मून का जो महादशा है उसके अंदर ये सारी अगर अंतरदशाएं आएंगी तो आपका फेजेस कैसा होगा, लाइक आपकी लाइफ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मून का जो महादशा है वो 10 साल का होता है। ठीक है, अब हमें मून का नेचर तो पता चल ही गया है कि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल, नर्चरिंग वाला प्लैनेट है। ठीक है, बिल्कुल हमारी माता के जैसे। तो मून की महादशा से पहले ना मैंने ये देखा है कि ऐसे जो नेटिव्स होते हैं ना उनका घर चेंज हो जाता है, या तो मून की महादशा के अंदर होता है या तो उससे पहले, जस्ट पहले होता है। ठीक है, अगर आपका मून का महादशा चल रहा है तो आप ये देखना कि आपके इमोशंस में ना कभी कभी तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो अंदर से, और कभी कभी फील होगा
कि आप में एनर्जी नहीं है, बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो। और मैंने ऐसे लोगों को ये भी देखा है कि जैसे अगर कोई पार्टी वार्टी चल रही है ना, तो ऐसे लोग किसी कोने में ना उदास होकर के मिलते हैं। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि बहुत ही इंटेंस कुछ सिचुएशन चल रही है और उसमें ये लोग हंस रहे होंगे, या इनको उसी टाइम पे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ गए हों। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है मून महादशा के अंदर। दूसरा है कि मून महादशा के अंदर आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आपकी फैमिली, आपका कंफर्ट जो है, आपका फोकस, वो अचानक से चेंज हो जाएगा मून की महादशा में। ठीक है, और ओवरऑल चार्ट का कितना स्ट्रेंथ है उसको देखने के बाद हम ये पता कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को कितना फेम मिलेगा, कितना रिकग्निशन मिलेगा, या इमोशनल कितना इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। ये भी हम ओवरऑल चार्ट को देख कर के बता पाते हैं। नेक्स्ट ये है कि पहले मैं ये बताती हूँ कि मून किन घरों में अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मून जो है 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि मून के ऊपर कितने बेनिफिक और कितने मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, दृष्टि आ रहा है। तीसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से योगाज हैं, या कहीं मून का कनेक्शन जो है वो लग्न लॉर्ड से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होती हैं जो कि हमें ये पता लगाती हैं कि मून का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसा है, और उसको देख करके हम और भी अच्छा प्रिडिक्शन कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि ज़ोडिएक साइंस में मून जो है अगर है तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर मून किसी फायर साइंस में है, जैसे कि एरीज होगा, लियो, सैजिटेरियस, अगर ऐसे 3 फायर साइंस में मून अगर है, तो आप ये देखना कि मून की महादशा में ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो नेटिव है, उसको ना बहुत ही इमोशनल फील होगा। ठीक है, उसको ना बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको फील होगी। ठीक है, कि इनका जो मन है वो किसी चीज़ में लग ही नहीं पा रहा, ऐसा भी इनको देखने को मिलेगा। अगर मून किसी अर्थ साइंस में है, जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो आप ये देखना कि इनको ना इनकी लाइफ बैलेंस्ड फील होगी, स्टेबिलिटी रहेगी इमोशंस में। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इनको कंफर्ट भी मिलेगा, और वो भी स्टेबल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज है तो कल एकदम से चेंज हो जाएगा अगर ये किसी अर्थ साइन में है तो। अगर मून किसी एयर साइन में है, जैसे कि जेमिनी, जैसे कि लिब्रा, जैसे कि एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा यानी कि तुला, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ठीक है, तो अगर इन 3 एयर साइंस में मून अगर है, तो आप ये देखना कि ऐसे लोग बहुत ही सोशल हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जो डिसीजन पावर है ना, वो बहुत वीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मून वाटर साइंस में कैसा परफॉर्म करेगा। तो आपके कुंडली में अगर मून वाटर साइंस में है, जैसे कि कर्क राशि, जैसे कि स्कॉर्पियो राशि, जैसे कि मीन राशि। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना बहुत ही इमोशंस में बहुत ही डीप फील होगा, ये बहुत ही अंदर तक घुस जाएंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा इनको कि अचानक से ये आज खुश हैं, अचानक से इनका ब्रेकअप हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा डीप में जा कर के गुस्सा हो सकते हैं, या उदास हो सकते हैं, या डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगर मून यहाँ पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि अगर मून के ऊपर पड़ रही हो। तो इनकी अगर ये वाटर साइंस में है तो इनका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मून की महादशा में। अगर 8th हाउस में मून हो या केतु मून से 8th हो, तो मून की महादशा में ऐसे लोग किसी क्लोज्ड वन से दूर हो सकते हैं, या किसी
क्लोज्ड वन का डेथ हो सकता है। ठीक है, अगर चंद्रमा की महादशा जब भी बहुत ख़राब हो जाती है ना, तो ऐसे लोगों को साउथ में ट्रैवल करना चाहिए। ये मैं बाद में बताऊंगी जब मैं रेमेडी डिस्कस करूंगी तो। ठीक है, तो इन शॉर्ट चंद्रमा की जो गुड हाउसेस हैं उसमें भी अगर चंद्रमा किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि में आ रहा हो तो वो अपने रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। तो ये था कि चंद्रमा अगर कुछ हाउसेस में है तो, और उसकी अगर महादशा भी शुरू हो गई हो तो मून कैसा परफॉर्म करता है। इन शॉर्ट, मून अगर 6, 8, 12 में हो और आपका मून का महादशा शुरू हो गया हो तो जनरली आपको ना इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है इन 10 सालों में। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें मून के हाउस की प्लेसमेंट को लेकर के। अब हम बात करेंगे मून की अंतर्दशाओं के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मून का महादशा 10 साल का होता है। ड्यूरेशन जो है चंद्रमा की महादशा का वो है 10 साल। सबसे पहले जो अंतर्दशा जो आता है वो आता है चंद्रमा प्लस चंद्रमा। एक जो रूल है वो ये भी कहता है कि कोई भी क्रूर या सौम्य ग्रह अपनी दशा के अंतर्दशा में अपना फल नहीं देकर किसी और क्रूर या सौम्य ग्रह का रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चंद्रमा का मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब चंद्रमा के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो चंद्रमा के फ्रेंड्स हैं शुक्र, जुपिटर। ठीक है, इनके साथ चंद्रमा अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और चंद्रमा के लिए क्रूर ग्रह यानी कि एनिमीज कौन कौन से हैं चंद्रमा के, तो वो हैं सैटर्न सबसे पहला। ठीक है, राहु, केतु, ये सारे जो क्रूर ग्रह हैं वो चंद्रमा के लिए अच्छे नहीं माने जाते, या चंद्रमा जो है उसके लिए ये सारे एनिमीज हैं। ठीक है, राहु, केतु और सैटर्न। जब भी चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा की महादशा के अंदर चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा तो ऐसे लोग देखेंगे कि ना इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन लोगों का घर, इन लोगों का पानी, इन लोगों का खाना जो है वो चेंज हो जाएगा। इन लोगों को इमोशनली बहुत ही सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं और फैमिली से जुड़ा कोई इवेंट इनको देखने को मिल सकता है। अब चंद्रमा की जो महादशा है वो तो टोटल 10 साल की होती है, जो कि मैंने अभी बताया। चंद्रमा के महादशा के अंदर जो चंद्रमा की जो अंतर्दशा होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 महीने। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा अंतर्दशा जो आती है वो आती है मार्स के साथ। ठीक है, यानी कि मंगल के साथ, और इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो अवधि है वो होता है 7 महीने, 7 मंथ्स। ठीक है, तो जब भी कभी चंद्रमा कि महादशा के अंदर मंगल का अंतर्दशा आएगा तो ऐसे लोगों के अंदर या तो ऐसे लोग अचानक से इनका कोई पैशन हो जाएगा, या तो इनको ना फॉरेन जाने की इच्छा होने लगेगी। इन लोगों को एंगर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट या कुछ न्यू अप्रूवल्स आ सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं इनको ना इस फेज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा जोश में होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी में होंगे। ठीक है, इनको बहुत कुछ करना होगा इन 7 महीनों के अंदर, और अगर ये लोग फोकस हो जाएं तो इन 7 महीने के अंदर, यानी कि चंद्रमा की महादशा के अंदर जब भी मंगल का अंतर्दशा आ जाए तो इन 7 महीने के अंदर इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी। और अगर ये लोग फोकस होकर के इन अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से ग्रहण कर लें और इस पे काम कर लें तो ये चंद्रमा, ये मंगल की अंतर्दशा इनके लिए अच्छी ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो कि 7 महीने की होती है, और इसमें अगर आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के सही ढंग से इन
अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, तो ये मंगल की अंतर्दशा आप लोगों के लिए मंगल ही साबित होगी। ठीक है। अब तीसरी अंतर्दशा के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है थर्ड अंतर्दशा अंडर मून महादशा। वो है मून प्लस राहु। ठीक है, यानी कि मून महादशा के अंदर जब राहु आ जाए, राहु की अंतर्दशा आ जाए। अब देखो, चंद्रमा के लिए राहु एक क्रूर ग्रह है। ठीक है, और राहु सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, चंद्रमा राहु के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ठीक है, ये एक विष योग भी बनाता है। ठीक है, तो जब भी कभी चंद्रमा की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा आ जाए, जो कि 1.5 ईयर्स की होती है, तो ऐसे लोग देखेंगे कि इन 1.5 ईयर्स में इनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, इनकी अचानक से ट्रैवल बहुत हो सकती है। ठीक है, जगह जगह घूमने का मन कर सकता है इनको अचानक से किसी भी चीज़ से या किसी व्यक्ति से डिटैचमेंट हो सकता है। जी हाँ, ये भी बताता है राहु। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस राहु की अंतर्दशा में इन लोगों ने कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो और इनको वहाँ पे धोखा मिल गया हो। ठीक है, ये भी हम देखते हैं, क्योंकि राहु इल्यूजन है। ठीक है, इन 1.5 ईयर्स में आपको बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं कैसे एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, मैं एक दिन में खरबपति बन जाऊं। जी हाँ, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के थॉट प्रोसेस ऐसे ही होते हैं इन 1.5 ईयर्स में। ठीक है, अब ओवरऑल प्रिडिक्शन करने से पहले मुझे ये देखना होगा कि मून जो है वो कौन से नक्षत्र में, कौन से पद में बैठा है, और राहु का क्या नक्षत्र है, और इन दोनों का कंडीशन कैसा है कुंडली में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ अंतर्दशा के बारे में विद इन मून महादशा, जो कि है मून प्लस जुपिटर। ठीक है, तो क्या हो जब मून की महादशा के अंदर जुपिटर की अंतर्दशा आ जाए। याद है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि चंद्रमा के लिए जो अच्छे जो ग्रह हैं, चंद्रमा के फ्रेंड्स, उनमें से एक जुपिटर भी आते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी चंद्रमा के महादशा के अंदर गुरु का अंतर्दशा आ जाए, तो ये नेचुरली गज केसरी योग बनाता है। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते होंगे, कि गज केसरी योग जो है, इस योग से इंसान प्रॉस्परस होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है उसकी लाइफ में, शादी हो सकती है। ठीक है, बच्चे हो सकते हैं इस फेज में। अच्छा, मून की महादशा में जुपिटर की जो अंतर्दशा होती है, वो भी राहु के ही जैसे 1.5 ईयर्स की होती है। भी कभी चंद्रमा की महादशा के अंदर जुपिटर या वीनस का अंतर्दशा आ जाता है ना, तो नेटिव का लाइफ चारों दिशाओं से अच्छा ही रहता है। इन दोनों ही अंतर्दशाओं में, यानी कि वीनस और जुपिटर के अंतर्दशाओं में, इनकी शादी हो सकती है, इनके बच्चे हो सकते हैं, या अपना कोई वेंचर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों अंतर्दशाओं में इनकी लाइफ अच्छी ही जाएगी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वो अंतर्दशा है मून प्लस सैटर्न की। याद है, मैंने अभी बताया था कि मून के लिए राहु, केतु और सैटर्न क्रूर ग्रह होते हैं, एनिमी होते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी मून की महादशा के अंदर सैटर्न की अंतर्दशा आ जाए, जो कि 1 साल की होती है, तो इनको ना इन 1 साल में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार महसूस होगा। ठीक है, इनको ये देखने को मिल सकता है कि अचानक से इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई हो। बिजनेस में हो सकता है कि बॉस ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया हो जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा हो। फैमिली ने कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हो जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस होगा। यानी इस 1 साल में ना ये लोग अपने ऑब्स्टिकल्स, अपनी मुश्किलों को पार करके एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह उभर करके आएंगी। ठीक है, अगर इन लोगों ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को
अपने स्ट्रेस को ठीक तरीके से मैनेज किया तो, ठीक है। और इनके लिए रेमेडी भी यही है कि जब भी चंद्रमा की महादशा के अंदर सैटर्न की अंतर्दशा आ जाए तो आपको जो भी ड्यूटी दी जाए बॉस की तरफ से या फैमिली की तरफ से, आप उसको हर एंगल से पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोशिश करो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे फुलफिल करो, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 1 year, यू विल गेट टू सी कि आप एक मैच्योर इंसान बन करके आए हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या हो जब मून की महादशा के अंदर मरकरी की अंतर्दशा आ जाए, जो कि 10 महीने की होती है। अब देखो, मून एक सौम्य प्लैनेट है, ठीक है। मरकरी फुल ऑफ क्रिएटिविटी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड है मरकरी। तो जब भी कभी मरकरी की अंतर्दशा आ जाती है मून की महादशा के अंदर, तो ऐसे लोग इन 10 महीनों में ना फील करते हैं कि इनको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग इस फेज़ में कुछ पोइट्री लिख सकते हैं या कोई एक फेमस शायर को सुन सकते हैं, ठीक है। और इनको ना लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा लगेगा इन 10 महीनों में, ठीक है। नेक्स्ट नाउ विल टॉक कि क्या हो जब मून की महादशा के अंदर केतु की अंतर्दशा आ जाए, जो कि होती है 7 महीने की, ठीक है। तो अब देखना कि इन 7 महीनों के अंदर ऐसे नेटिव को ना धार्मिक यात्राएं करने का मन करेगा, और ये लोग करेंगे भी। ये लोग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, ये लोग अचानक से किसी मंत्र या गुरु दीक्षा को ले सकते हैं, ठीक है। इन लोगों को इन 7 महीनों में अकेला रहना पसंद होगा, ठीक है। ये लोग सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे इन 7 महीनों में। हो सकता है कि अगर केतु या मून कोई भी अगर एक दूसरे से 8वें भाव में हो या किसी 8th हाउस में हो, अगर 8th हाउस में भी हो और इनकी पोजीशन भी अच्छी ना हो, तो इस केस में ये लोग देख सकते हैं कि इनकी फैमिली में ये किसी क्लोज्ड वन को खो सकते हैं इस दशा में, ठीक है, इस केतु की अंतर्दशा में, ठीक है। नाउ विल टॉक व्हाट हैपेंस व्हेन वीनस अंतर्दशा कम्स इन मून महादशा। मून की महादशा में जब वीनस की अंतर्दशा आ जाए, जो कि 1.5 ईयर्स की होती है राहु और जुपिटर की तरह, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो 1.5 ईयर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर इनका वीनस या मून इनके कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में होके बैठा हुआ है तो, ठीक है। इन 1.5 ईयर्स में ना इनको इनकी मैरिज हो सकती है, इनको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। इनको इनका प्यार मिल सकता है, इनको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इनके अंदर फील होगा, ठीक है, कि ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हों इन 1.5 ईयर्स में। बेसिकली व्हेनेवर, तो जब भी कभी मून के महादशा के अंदर वीनस की अंतर्दशा आ जाए, याद है मैंने अभी बताया था कि वीनस मून का फ्रेंड है, तो मून वीनस के अंतर्दशा में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को। वीनस की अंतर्दशा में जो भी नेटिव मून की महादशा से गुजर रहा है, ये देखेगा कि इस वीनस की अंतर्दशा में इनकी शादी हो सकती है, इनको खोया प्यार मिल सकता है, इनको अपने लाइफ में ना हर जगह से बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होगा कि इनको हर जगह से प्यार मिल रहा है, फैमिली की तरफ से प्यार मिल रहा है, बच्चों की तरफ से प्यार मिल रहा है, बीवी की तरफ से प्यार मिल रहा है, शादी इनकी हो सकती है, प्यार इनको मिल सकता है, और इमोशनली भी ये लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे वीनस की अंतर्दशा में, जो कि 1.5 ईयर्स की होती है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि सन के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये मून की लास्ट अंतर्दशा है। मून की महादशा के अंदर जब भी सन की अंतर्दशा आती है तो ये लास्ट फेज है, ठीक है, मून का। तो ये जो 6 महीने हैं
क्योंकि मून के महादशा के अंदर जब भी सन की अंतर्दशा आती है तो वो 6 महीने के लिए आती है, ठीक है। तो ये 6 महीने ये नेटिव फील करेगा कि इनको आसपास के लोग कहेंगे कि यार तेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है, ठीक है। आसपास के लोगों के लिए ये नेटिव ईगोइस्ट जैसा लगेगा, ठीक है। इनको इन 6 महीनों में फेम मिल सकता है, लीडरशिप मिल सकती है, रिकग्निशन मिल सकता है। तो बेसिकली अच्छा जाएगा इनका ये 6 महीने, ठीक है। तो ये थी मून के महादशा के अंदर सारे प्लैनेट्स की अंतर्दशा। आप ये देखना कि जब भी व्यक्ति चंद्रमा के महादशा में होगा ना, तो ऐसे लोगों का ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे लोगों को मन की शांति ट्रैवलिंग करके मिलेगी। इनका जो इनकम ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इनका शॉपिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, इनको होटल में खाना खाना अच्छा लगेगा, इनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इनका रोमांस अच्छा हो जाएगा। इस चंद्रमा की महादशा में इनकी शादी हो सकती है, इनका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ऐसा नेटिव जो है वो सौम्य हो जाता है। जब भी देखो, जब भी मून जो है वो शनि के साथ या राहु के साथ आएगा, तो इस कॉम्बिनेशन में ना आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ऐसे लोग कम बोलते हैं, ऐसे लोगों की जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप होती होगी। अच्छा, जहाँ पे डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे भी ऐसे लोग बहुत डीप में घुस जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग रिसर्चर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनका भी शनि मून या राहु मून का कंजंक्शन हो रहा हो कुंडली के अंदर, ठीक है। राहु वाले जो होते हैं ना, मतलब अगर राहु वक्र हो जाए, राहु और मून है, तो ऐसे लोग देखना कि ये लोग कभी भी ना सीधा काम नहीं करते, ठीक है। ये लोग हर चीज़ उल्टा ही करते हैं, उल्टा सोचते हैं, उल्टा करते हैं। कोई नॉर्मल जॉब नहीं करते ये लोग। इनको कहो ना कि आप कोई नॉर्मल जॉब करो तो ये लोग करेंगे ही नहीं, ठीक है। घर में घुस कर के पता चल जाएगा आपको कि ऐसे नेटिव का जिनका भी मून का महादशा शुरू हुआ है कि इनका मून कैसा है, ठीक है। इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी भी यही है कि आपको चाहिए कि आप अपना घर बहुत ही अच्छे ढंग से रखिए। जब भी कभी मून मार्स के साथ आ जाएगा या मून मार्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, कंजंक्शन देखने को मिलेगा कुंडली के अंदर, तो आप ये देखना कि ऐसे लोगों का डीप डिल्यूजन हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप सोचने लगेंगे, क्योंकि देखो मून अस्त हो जाता है स्कॉर्पियो में, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि इनको डीप सी डाइविंग करना चाहिए। जितना ज़्यादा ये डूबेंगे उतना ज़्यादा इनका मून इनको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आप डीप सी डाइविंग नहीं कर सकते तो आप अपने काम में डूब जाओ, ठीक है। आप दुनिया से अलग अपने काम में फोकस करो, ठीक है। जब भी कभी मून राहु आ जाए या मून जुपिटर आ जाए, तो इसमें नेटिव जो है ना वो समाज की चिंता नहीं करेगा। 8th हाउस में अगर मून होगा तो ऐसे लोग रेस्टोरेंट्स, होटल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपना सुख नहीं भोग पाते। सुख यानी व्हीकल का सुख, घर का सुख, फैमिली का सुख नहीं भोग पाते हैं, ठीक है। जब भी कभी टॉरस में जाकर के मून बैठेगा या मून शुक्र की राशि में बैठेगा, तो ऐसे लोग सुख भोगते हैं, ठीक है। 3rd हाउस में अगर मून होगा तो ऐसे लोगों को मैरिज के अंदर थोड़े इश्यूज देखने को मिल सकती हैं, फीमेल से थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है, इनको कोई सेक्सुअल हेल्थ इशू हो सकती है, ठीक है। और अगर 3rd हाउस में मून है ना, पीड़ित होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग देखना कि इनके घर के पास ऐसा कोई पड़ोसी ज़रूर होगा कि जिनसे इनके साथ नहीं बनती होगी। ये लोग हमेशा उस पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, ठीक है। मून की महादशा के अंदर व्यक्ति का घर जरूर चेंज होता है, ठीक है। और अगर मून की स्थिति अच्छी है तो वो जहाँ पर भी जाएगा ना, जहाँ पर भी इसका पानी, खाना, जगह, ज़िंदगी चेंज होगी, वहाँ पे जा कर के इनको सेटिस्फाई फील होगा। और अगर पीड़ित है मून तो इनको सेटिस्फाई फील नहीं होगा, ठीक है। जब भी कभी चंद्रमा राहु के साथ आएगा ना, तो ऐसे लोगों को
प्रॉपर्टी व्हीकल से जुड़ा कोई ना कोई पीड़ा ज़रूर देगा। ये वाला कॉम्बिनेशन ट्यूमर दे सकता है, कोई ना कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू दे सकता है। जब राहु ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और चंद्रमा वीक हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में आपको एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, और वो रेमेडी ये है कि आपको 4 सिल्वर का कॉइन खरीद करके उसको वाइट क्लॉथ में बांध करके अपने पास, जब तक ये चंद्रमा की महादशा चल रही है 10 साल के लिए, आपको अपने पास रखनी है। अगर मून मार्स के साथ होगा ना, तो आप ये देखना कि घर में इन्वर्टर खराब हो जाता है ऐसे लोगों का, इलेक्ट्रिसिटी ड्रेनेज देखने को मिलता है, क्योंकि स्कॉर्पियो बैटरी बनाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। अब अगर मून केतु के साथ है आपके कुंडली में कहीं पर भी, तो केतु जो है ना, चीज़ों से आपको डिटैच करने का काम करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। ठीक है, तो जब भी कभी मून प्लस केतु आ जाए, या कहीं पर भी कुंडली के किसी भी भाव में मून केतु साथ में बैठे हो ना, तो ऐसे लोग ना अचानक से व्हीकल प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे जाना केतु को अच्छा लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी शानदार कार है ना, तो आप साइकिल खरीद लोगे और कार को बेच डालोगे। अगर आपके पास बहुत अच्छा घर है ना, तो आप उस घर को बेच दोगे और किसी रेंटेड फ्लैट में आके रहने लगोगे। या ऐसा हो सकता है कि आप अपना स्टेट ही छोड़ दो और किसी रिमोट एरिया में आप जा कर के बस जाओ। जी हाँ, ये भी देखने को मिलता है अगर 4th हाउस में केतु है या 4th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो। अगर 8th हाउस में मून या केतु अगर आकर के बैठ जाए, या चंद्रमा से 8वें में केतु हो ना, तो ऐसे लोग ये देख सकते हैं कि चंद्रमा की महादशा के अंदर ना ये अपने किसी क्लोज्ड वन को खो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपने सारी क्लोज्ड वंस का। और चंद्रमा की महादशा जब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, या जब चंद्रमा की महादशा बहुत ज़्यादा ख़राब जाने लगती है ना, तो ऐसे लोगों को साउथ में ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। क्योंकि ये लोग देखेंगे कि जितना ज़्यादा ये साउथ में ट्रैवल करेंगे ना, उतना ज़्यादा चंद्रमा इनका अच्छा रिजल्ट देगा। स्पेशली अगर सैटर्न या मार्स पीड़ित हो तो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि मून की महादशा में, चंद्रमा की महादशा में आपको साउथ में ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप साउथ में ट्रैवल करोगे ना, तो आपको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन मिलेगा जो कि बहुत फेमस हो सकता है, या बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही मैच्योर इंसान मिलेगा, जो कि आपकी पूरी लाइफ को बदल करके रख देगा, ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। ठीक है, तो आप ज़रूर 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 जाइएगा साउथ में। ठीक है, ट्रैवल ज़रूर करिएगा। अगर मून की महादशा में बहुत जल्दी इमोशन चेंज हो रहे हों, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए और अपनी माता का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है कि चंद्रमा की महादशा में ना बहुत जल्दी जल्दी आपके इमोशंस चेंज होने लगते हैं। जैसे कि पार्टी चल रही होगी और ये नेटिव रो रहा होगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कहीं रोने का माहौल है और ये इंसान जो है इसको बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हो। ये हंसने वाली बात तो है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, ये आप ज़रूर देख सकते हो। चंद्रमा की महादशा जब भी स्टार्ट होती है ना, तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर कुंडली में चंद्रमा किसी अच्छे कंडीशन में नहीं है ना, तो ऐसी लोगों की जो माता है उनके साथ इनका बॉन्ड ख़राब हो सकता है, या इनकी जो माता है, इनकी जो मदर है, वो अचानक से बीमार पड़ सकती हैं। तो ऐसे नेटिव को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इनका चंद्रमा का महादशा स्टार्ट हो रहा हो, या अगर मिड में हो, तो ऐसे लोग अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो ऐसे नेटिव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये अपनी मदर का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि मैंने देखा है कि चंद्रमा की महादशा जब भी स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे नेटिव के लाइफ में इनकी मदर का जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है, या इनके नेटिव और इनकी जो मदर है उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप चंद्रमा की महादशा के अंदर अपनी माता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उनका टाइम से रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स कराते रहें। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है चंद्रमा को ठीक करने के लिए, और चंद्रमा की जो महादशा है उसमें
अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे। सो ये था आज का वीडियो। और 2 दिन के बाद आने वाली है देव दिवाली, ठीक है, यानी कि कार्तिक माह की पूर्णिमा। तो भूलिएगा मत 108 बत्ती वाला दिया जलाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीनस आपके कुंडली के हर एक भाव में क्या बताता है उस वीडियो के साथ, और ये वाला वीडियो आएगा फ्राइडे को। तो स्टे ट्यून्ड और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको फ्राइडे को। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल।